क्या आपको वो समय याद है जब ब्लैक और व्हाइट के बीच, रिच और पुअर के बीच, अलग अलग धर्म और कास्ट के बीच, यहाँ तक कि मेन और वुमेन के बीच भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। कमजोर को इस कदर दबा दिया जाता था जिसकी कोई हद नहीं। या फिर वो समय जब हमारे देश ने ऐसे कुछ क्रूअल शासकों को विटनेस किया जो आम जनता की तो सुनते ही नहीं थे, लेकिन अगर कोई आवाज उठाता था तो उसे भी हमेशा के लिए खत्म कर देते थे। ये जो पुराना समय है, मैं उसे वापस दोहरा क्यों रही हूँ, आप लोगों को याद क्यों दिला रही हूँ? वो इसलिए क्योंकि अगर आज हम इन सारी चीजों से अगर ऊपर उठ पाए हैं तो उसका इकलौता कारण है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। संविधान जिसे देश का सर्वोच्च कानून माना जाता है, द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। वो संविधान, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो इंसान को, आपको आपके मौलिक अधिकार तो देता ही है, फंडामेंटल राइट्स तो देता ही है, लेकिन साथ साथ आपके देश के प्रति क्या ड्यूटीज है उससे भी अवगत कराता है। जो देश में एक कोड ऑफ कंडक्ट लाता है, सिस्टम लाता है, मिनिमल कोऑर्डिनेशन बरकरार रखता है, जो ये बताता है कि आम जनता मतलब आपके लिए डिसीजंस कौन लेगा, किस हद तक लेगा और उनको चुनने की प्रक्रिया क्या होगी। बेसिकली जो देश में डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र बनाए रखे, वो कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन आज मैं इतना कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात क्यों कर रही हूं? कहीं आज रिपब्लिक डे तो नहीं है? नहीं, आज रिपब्लिक डे नहीं है, आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है। 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे अडॉप्ट कर लिया था और इसीलिए आज का दिन चुना गया एज कॉन्स्टिट्यूशन डे। लेकिन ऑफिशियली इसे इंट्रोड्यूस किया गया ऑन 26 जनवरी 1950। लेकिन ये 2 महीने का समय क्यों लग गया? वो इसलिए क्योंकि ये जो डेट है 26 जनवरी हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी दिन 1930 को जो पूर्ण स्वराज की मांग है उसे सार्वजनिक कर दी गई थी। लेकिन एक मिनट, अगर सारा ज्ञान मैं ही दे दूंगी तो आपका नॉलेज कैसे टेस्ट होगा? आज इस वीडियो से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सीखेंगे जरूर, लेकिन Q&A सेशन थ्रू, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी और आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। सी, जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं ना, वो हमें हमारे रिलीजन के बारे में बताते हैं, स्पिरिचुअली ग्रो कैसे करना है ये सिखाते हैं। ठीक वैसे ही जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें हमारे देश के बारे में बताता है, अच्छा नागरिक कैसे बनना है वो सिखाता है। तो अगर आप एक अच्छे इंडियन सिटीजन हैं तो आपको ये Q&A सेशन जरूर अटेंड करना चाहिए। अगर आपको ऑलरेडी काफी कुछ पता है तो आपका नॉलेज टेस्ट हो जाएगा, और अगर ज्यादा कुछ नहीं पता है तो आज आप जरूर कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड and learn with philology with Swati. Also, if you are a law student तो एग्जाम नजदीक आ चुकी है, हम लोगों ने सारे मॉक्स लाइव कर दिए हैं, डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है, तो क्विकली गो एंड एनरोल। तो जल्दी से अपने Q&A सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत ही छोटा सेशन है तो अंत तक बने रहिएगा। ऑल्सो मैं टाइम क्रंच की वजह से आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तक रुक नहीं पाऊंगी, तो जैसे ही आपको स्लाइड में क्वेश्चन दिखता है, पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट इट, वापस वीडियो ऑन करिए, उस क्वेश्चन का सही आंसर देखिए और अपने आपको मार्क्स दीजिए। मार्किंग स्कीम क्या है? नो नेगेटिव मार्किंग। अगर आंसर सही आया तो +1, अगर गलत है या छूट गया तो 0। तो शुरू करते हैं अपना Q&A सेशन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आपको इस क्वेश्चन में इवेंट के साथ डेट मैच करनी है। 4 इवेंट दिए गए हैं, 4 डेट दी गई हैं, हर एक इवेंट के साथ करेक्ट डेट मैच करनी है। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज आंसर बी, 1 का A, 2 का B, 3 का C और 4 का D। मतलब हर एक इवेंट करेक्टली ऑलरेडी मैच्ड है अपने अपने डेट के साथ। तो ये शुरुआत यहाँ की इसकी कब से हुई थी? जब कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 6 दिसंबर 1946। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, ये मैंने आपको बताया था। और ये पार्लियामेंट्री द्वारा साइन किया गया ऑन 24 जनवरी 1950 और कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया ऑन अपना रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी करेंटली हाउ मेनी आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अगर आपको शेड्यूल्स भी बताऊंगे तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज D, दैट इज 448 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स। नाउ who served as the president of the Constituent Assembly during the drafting of the Indian Constitution? Constituent Assembly में जो drafting committee थी उनके head कौन थे? उनके president थे Dr. B.R. Ambedkar. Now this everyone knows, but what about this? Who was the head of the Rules of Procedure Committee, which was one of the 8 major committees that were formed under the Indian Constitution? Rule of Procedure Committee का आपको head बताना है। द करेक्ट आंसर इज राजेंद्र प्रसाद। बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है तो निराश नहीं होना है। सी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए सिर्फ एक कमिटी नहीं बनाई गई थी, 8 मेजर कमिटीज बनाई गई थी और साथ में काफ़ी सारी माइनर कमिटीज भी बनाई गई थी। तो आपको सिर्फ ड्राफ्टिंग कमिटी जिनके हेड B.R. अम्बेडकर वो पता होते हैं, बहुत लोगों को ये सारी कमिटीज नहीं पता होती है। ड्राफ्टिंग कमिटी के साथ साथ 7 और मेजर कमिटीज थी जिनके अपने अपने हेड थे। तो B.R. अम्बेडकर जी ने ड्राफ्टिंग कमिटी हेड की 1, जवाहरलाल नेहरू जी ने 3 कमिटीज हेड की। एक किया है यूनियन पावर कमिटी, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर जाने चाहिए वो कमिटी।
यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होना चाहिए, वो भी जवाहरलाल नेहरू के पास थी। और एक स्टेट्स कमेटी, मतलब कमिटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स, ये जवाहरलाल नेहरू के पास थी। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास थी 2 कमिटीज, कौन सी? प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो एज वी नो कि राजेंद्र प्रसाद इज नोन टू यूनाइट 545 प्रोविंसेस विद इंडिया, तो ऑब्वियसली प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी उनके पास ही जानी है। फिर एडवाइजरी कमेटी, एडवाइजरी किन किन चीज़ों में, फंडामेंटल राइट्स में, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल में और एक्सक्लूडेड एरियाज में, तो ये भी वल्लभ भाई पटेल के पास थी। अब राजेंद्र प्रसाद के पास भी 2 कमिटीज थी, एक थी रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी। तो पिछले क्वेश्चन का आंसर है राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, हाउ मेनी सेशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए 3 साल लग गए। तो इस दौरान कितने सारे सेशंस हमने देखे वाइल ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन? द टोटल नंबर ऑफ सेशंस वर 11 सेशंस। इतना लंबा समय लगा, क्यों लगा? Why did it take the drafting committee to draft the Indian Constitution 3 years? Why did they take 3 years? The correct reason is India's vast cultural and religious diversity. India is a very diverse country, तो ये जो option है वो बहुत ज़्यादा apt है for the reason of taking so long to draft the Constitution. Next is, now this is a tricky question, so attempt. Who was the leader of the committee tasked with drafting the Indian Constitution resulting in the Nehru Committee report? इग्नोर पूरा क्वेश्चन, आपको सिर्फ इसमें फोकस करना है, नेहरू कमिटी रिपोर्ट। अब ये बहुत लोगों को नहीं पता है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का पहला अटेम्प्ट कब किया गया था, तो वो हुआ था 1928 में। जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बैठाई गई थी 1946 में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो समय है, जो डिमांड है, वो बहुत लंबे समय से चले आ रहा है। 1928 में लखनऊ में एक सेशन बैठाया गया था जिसको हेड किया गया था, एक कमेटी बैठाई गई थी जिसको हेड किया गया था बाय मोतीलाल नेहरू, और उन्होंने लखनऊ सेशन में एक रिपोर्ट सबमिट की थी, दैट इज नेहरू रिपोर्ट। वो क्या कहलाई? नेहरू रिपोर्ट, और वो हुआ था इन 1928। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि पहला अटेम्प्ट टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, इट वाज इन 1928। अब क्योंकि आपके पास नेहरू कमेटी की जानकारी आ गई है, तो इन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करके देखिए कि व्हेन वाज द नेहरू कमेटी रिपोर्ट सबमिटेड। तो हमने अभी देखा कि इट वाज इन द ईयर 1930, अगस्त 28, 1930। और उसका सिग्निफिकेंस क्या था? नेहरू कमेटी रिपोर्ट को किस लिए जाना जाता है? सो इट वाज द फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट बाय इंडियंस टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, हेंस द डेट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। नाउ जैसे कि मैंने 8 मेजर कमिटीज बताई, अब उसमें जो थी वो ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो उनके कम से कम मेंबर्स आप याद कर लेना। तो इसमें पूछा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर। ऐसे क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होते हैं जिसमें नॉट शब्द आपको नहीं दिखाई देता है, तो नॉट अ मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन मेंबर नहीं था ड्राफ्टिंग कमेटी के? तो ये चारों उस कमेटी के मेंबर्स थे। बाद में 2 लोग रिप्लेस हुए थे, उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो मोहम्मद सादुल्ला, BL मिटर, KM मुंशी और N गोपाल स्वामी, ये चारों तो थे ही। साथ साथ BR आम्बेडकर, AK अय्यर, N माधवराव, इन्होंने ही BL मित्तर जी को रिप्लेस किया था, और TT कृष्णमाचारी जिन्होंने DP खेतान को रिप्लेस किया था। तो टोटल 7 मेंबर्स फाइनल हुए थे। फिर कौन कौन? सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी, गोपाल स्वामी, ऑब्वियसली BR आम्बेडकर, AK अय्यर और फिर N माधवराव और TT कृष्णमाचारी, ये 7 मेंबर्स बने द मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि विच 2 मेंबर्स वर रिप्लेस्ड इन द ड्राफ्टिंग कमिटी, लेकिन रीजंस भी देख लेना, रेजिग्नेशन की वजह से कौन रिप्लेस हुआ था और डेथ की वजह से कौन हुआ था। सो द करेक्ट आंसर इज BL मित्तर एंड DP खेतान। ये जो 2 लोग हैं, ये इन रीजंस की वजह से रिप्लेस हुए थे। किन्होंने रिप्लेस किया था ये भी हमने देख लिया है। अब दिस इज अ वेरी नोन फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो टाइप किया नहीं गया था, उसे लिखा गया था बाकायदा। तो वो किसने लिखा था? ये क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि हु वाज द कैलीग्राफर रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंड राइटिंग ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन अ फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल। तो हु वाज द कैलीग्राफर? द करेक्ट आंसर इज प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये बहुत लोगों को पता है ऑलरेडी। और ये जो ओरिजिनल कॉपी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जो आज भी इंडियन पार्लियामेंट में हीलियम के अराउंड प्रिजर्व्ड है, वो किन किन लैंग्वेजेस में लिखा गया था? इट वॉज रिटन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज पुट फॉरवर्ड। ये क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले किसका आइडिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करने का? विच ऑफ द फॉलोइंग पुट द आइडिया फॉरवर्ड टू फॉर्म कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? सो द करेक्ट आंसर इज MN रॉय। अब यहाँ से आपको नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस ऐसे ही दिखने वाले हैं जिसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स बताए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है, कौन सा ट्रू है और कौन सा गलत है। इससे क्या होगा? आपको कॉन्स्टिट्यूशन के मेजर फीचर्स पता चल जाएंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन?
तो जो टाइम है टू क्रिएट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो है 2 साल 11 महीने और 18 दिन। टोटल एक्सपेंडिचर 6.4 मिलियन इन इंडियन रुपीज़, और ये एक हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको 6 महीने लगे टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, सही नहीं है? द करेक्ट आंसर इज ऑल आर ट्रू, ऑल द फीचर्स आर ट्रू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट भी ऐसा ही कुछ है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रीक्वेंटली रिगार्डेड एज बैग ऑफ बोरोइंग्स। नाउ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। बैग ऑफ बोरोइंग्स बहुत लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं, लेकिन अगर इसे सही तरीके से पुट किया जाए तो ये भी है कि हमारे इंडियन लीडर्स ने इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशन का एनालिसिस किया और तब जाके हमारे लिए बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो ये बैग ऑफ बोरोइंग्स है, ये ट्रू है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है। और आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन वुमेन गेन द राइट टू वोट, सो दिस फीचर इज ऑल्सो ट्रू। सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो इससे कम से कम आपको 6 फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आराम से पता चल गए। नेक्स्ट इज, अब क्योंकि बैग ऑफ बोरोइंग्स का मुद्दा उठा ही है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख ही लेते हैं कि हमने कौन सा फीचर कौन से कंट्री से अडॉप्ट किया है। इसमें आपको बताना है कि कौन से करेक्टली मैच्ड हैं। तो एक बार आप देख लीजिए फीचर्स और कंट्री के नाम, उसके बाद आंसर कीजिएगा। सो द करेक्ट आंसर इज, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेजेस हैं वो हमने ऑब्वियसली यूके से लिए हैं, तो इससे आपको काफ़ी कुछ ऑलरेडी ऑप्शन में पता चल जाता। फिर जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी, ये जो टर्म्स हैं ये हमने फ्रांस से लिया है। तो ओनली 4 and 5 आर करेक्टली मैच, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब डू नॉट गेट वरिड, हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन सी कंट्री ने कौन सा फीचर दिया है। इसका टेबल भी हम आगे चल के देखने वाले हैं। अब ये भी एक क्वेश्चन उसी से फीचर से ही रिलेटेड है कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है फीचर, उसके जो प्रिविलेजेस हैं वो किसने दिया है? रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, रिट्स, बायकैमरलिज्म, ये सब जो फीचर्स है वो कहाँ से लिए गए हैं? वी नो द आंसर, इट्स फ्रॉम यूके। नेक्स्ट इज कि जितने भी टाइप के जो गवर्नमेंट्स होते हैं, जो सरकार होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ पावर्स। तो यहाँ पे टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है और उसका एक फीचर दिया गया है और पूछा है कि कौन सा टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल एंड रीजनल गवर्नमेंट इज शेयर्ड। तो ये कहाँ पे होता है? ये फेडरल टाइप में होता है। और इफ वी नो द मीनिंग ऑफ फेडरल, विल नो द आंसर। नेक्स्ट ये टेबल आ चुका है जिसमें हर एक कंट्री का हर एक फीचर दिया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट लिस्ट लिया, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, जॉइंट सिटिंग जो 2 हाउसेस में होती है वो भी हमें ऑस्ट्रेलिया से ही पता चला। कनाडा ने हमें फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब बेसिकली सेंटर स्टेट रिलेशंस जो हैं वो हमें कनाडा से पता चला। उसके बाद आयरलैंड ने हमें डीपीएसपी, इलेक्शन मेथड जो प्रेसिडेंट का है वो हमें पता चला। जापान से हमें प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यूएसएसआर जो अब रशिया है उससे 5 ईयर प्लान पता चला। फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो हमें रशिया से पता चली। यूके क्या अभी हमने देखा कौन से फीचर्स थे। यूएस फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमें यूएस से पता चली। जुडिशियरी, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ये सब हमने यूएस से सीखा। जर्मनी इमरजेंसी प्रोविजंस देके गया। साउथ अफ्रीका अमेंडमेंट्स एंड इलेक्शंस ऑफ राज्यसभा। और फ्रांस जो है वो रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी इन प्रीएम्बल, ये जो टर्म्स हैं वो हमें फ्रांस से पता चले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो फंडामेंटल राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है वो कौन से पार्ट का हिस्सा है? ये सबको पता होना चाहिए। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 3। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है कि कौन सा फंडामेंटल आपको आर्बिट्री अरेस्ट और डिटेंशन से बचाता है। सो द करेक्ट आंसर इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। एक जो फंडामेंटल राइट है वो डिलीट भी किया गया था विद द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। तो वो कौन सा फंडामेंटल राइट है? Very easy question. The correct answer is right to property. Next question is article 29 to 30 deals with which fundamental rights? आपको आर्टिकल दे दिया गया है और पूछा गया कि उसमें कौन सा फंडामेंटल राइट लाई करता है। सो द करेक्ट आंसर इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं कि आपको आर्टिकल का नंबर भी दिया है विद द 6 फंडामेंटल राइट्स। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो अभी हमने देखा, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इनके आर्टिकल्स भी साथ में हैं, आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके सामने कुछ टर्म्स हैं, वो आपको बताना है कि वो टर्म्स किससे रिलेटेड हैं। हेबियस कॉर्पस, मैंडेमिस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरारी, क्वो वारंटो, ये सब टर्म्स जो हैं वो किससे रिलेटेड है? द करेक्ट आंसर इज रिट्स। व्हाट इज रिट्स? जब कोर्ट अपने पावर, अपनी शक्तियां यूज करता है तो उसे रिट्स कहते हैं। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल टू सिटीजंस एज वेल एज फॉरेनर्स। ना कुछ फंडामेंटल राइट्स सिर्फ सिटीजंस के पास होते हैं और कुछ दोनों सिटीजंस और फॉरेनर्स जो इंडिया में रह रहे हैं उनके पास भी होते हैं। तो इनमें से कौन सा है जो फॉरेनर्स के पास भी अवेलेबल है?
The correct answer is freedom from payment of taxes for promotion of any religion. This is available to foreigners as well. अभी आपको true और false बताना है. दो statement दिए गए हैं कि preamble is not a part of the Indian Constitution and both fundamental right and DPSP is legally binding. So the correct answer is false. Preamble is a part of Constitution और जो DPSP है वो legally binding नहीं है. Fundamental right जो है वो legally binding है. Next, which element is covered by Part 4 of the Constitution? अब आपको Part 3 पता चल गया, Fundamental right है. Part 4 जिसमें Article 36 to 51 आता है वो क्या कवर करता है? So the correct answer is directive principles of state policy. अब जो कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं उससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. तो हाउ मेनी शेड्यूल्स वर देयर ओरिजिनली कितने शेड्यूल्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? ओरिजिनली देयर वर 8 शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अब 12 हो गए हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन? अब आपको एंटी डिफेक्शन रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो किस में दिखेंगे? द करेक्ट आंसर इज 10th शेड्यूल. 10th शेड्यूल डील्स विद द एंटी डिफेक्शन. अब जो सेंटर स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट है वो आपको कौन से शेड्यूल में देखने को मिल जाएगी? इट विल बी इन द 7th शेड्यूल. 7th शेड्यूल में आपको ये तीनों लिस्ट मिल जाएगी. नाउ सिंस वी आर डीलिंग विद स्टेट, कॉन्करेंट एंड यूनियन लिस्ट, ये जो टर्म्स हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये देख के आपको बताना है कि ये कौन से लिस्ट में आती हैं. अगर आप दिल्ली तहसील से अवगत हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, प्रिजन्स, वाटर सप्लाई, ये सब स्टेट लिस्ट के अंडर आते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज स्टेट लिस्ट. नेक्स्ट, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो फॉर्म हुई थी उसके इंटरिम प्रेसिडेंट कौन थे? ये बहुत लोगों को नहीं पता है. तो द करेक्ट आंसर इज सच्चिदानंद सिन्हा. अब यहां से सिर्फ आखिरी के 3 क्वेश्चंस बचे हैं. ये आपका स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं या घटा सकते हैं. सो द क्वेश्चन इज हु कमेंटेड दैट डॉक्टर आम्बेडकर इज डेड एंड द आर्टिकल्स आर वेरी मच अलाइव? ये जो कमेंट है वो इनमें से किसने दिया था डॉक्टर आम्बेडकर के लिए? सो द करेक्ट आंसर इज H.V. कामत, who is also the member of Constituent Assembly. अब 7th शेड्यूल में हमने देखा कि स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट दी गई है. उसमें जो बेटिंग एंड गैम्बलिंग है वो कौन से लिस्ट में आता है? बेटिंग एंड गैम्बलिंग किस लिस्ट में आता है? द करेक्ट आंसर इज स्टेट लिस्ट. बेटिंग एंड गैम्बलिंग बहुत लोगों को लगता है कि यूनियन लिस्ट में आता है, बट इट इज अंडर स्टेट लिस्ट. अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए थे. तो जो पहला अमेंडमेंट है वो कब किया गया था? द करेक्ट आंसर इज 1951. So this was our quick and rapid Q&A session around Constitution. आज Constitution Day है तो हमने उसके बारे में, Constitution के बारे में बहुत कुछ सीख लिया. ये तो बहुत बेयर मिनिमम नॉलेज है. अगर सच में पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन हम सीखने जाए तो शायद हमें कई सारे दिन और महीने लग जाएंगे. तो वी आर एनीवेज थिंकिंग कि हम लोग पॉलिटी का एक कैप्सूल कोर्स लॉन्च करने का सोच रहे हैं. हो सकता है कि आप लोगों के रिस्पॉन्सेज देख के हम लोग लॉन्च करने का सोचें. तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताना कि आपको पॉलिटी में एक कैप्सूल कोर्स चाहिए या नहीं, जिसमें हम लोग एडवांस लेवल के क्वेश्चंस डेफिनेटली कवर करेंगे और काफ़ी सारे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस टॉपिक्स भी उसमें आपको कवर्ड दिखेंगे. सो कमेंट सेक्शन में जाके बताना. लेकिन अपने मार्क्स भी आपको साथ साथ लिखने हैं कि 35 में से आपको टोटल कितने मार्क्स मिले, कितने गलत हुए, कितने छूट गए, वो भी आप लिख सकते हो. तो प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन. बट बिफोर लिविंग, हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब. अंटिल देन कीप लर्निंग.